हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। देखिए, हम जो एंशियंट हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य को देख रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो है मौर्य प्रशासन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य में जो मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख शासक रहे हैं, जैसे कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ, ठीक है, इनको हमने डिस्कस किया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए उनके शासन काल में किस तरह से प्रशासन किया गया है, उनकी सैन्य व्यवस्था क्या रही है, न्याय व्यवस्था क्या रही, अर्थव्यवस्था क्या रही, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है एंशियंट हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ से आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मौर्य प्रशासन। तो मौर्य शासन के अंतर्गत हमें क्या क्या देखना है उसको पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि देखिए मौर्य शासन से आता है साथ ही साथ इनकी जो अर्थव्यवस्था रही है, समाज कैसा रहा है, सैन्य व्यवस्था कैसी रही है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो टर्मोलॉजी से आते हैं। जैसे हाल ही में एग्जाम हुआ था यूपीपीसीएस का, उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था एग्रोनॉमी से, क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्रोनॉमी क्या है। तो ये मार्ग निर्माण से संबंधित जो अधिकारी होते हैं उसको जो है एग्रोनॉमी कहा जाता है। तो इस तरह से जो टर्मोलॉजी होते हैं उससे जो है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जो है हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ताकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप करने में सक्षम होंगे। तो मौर्य शासन में सबसे पहले हम जो है केंद्रीय प्रशासन को देखेंगे। जैसे आज के समय पे केंद्र में गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट में गवर्नमेंट होती है, फिर जो डिस्ट्रिक्ट में है, फिर ग्राम लेवल पे जो अलग प्रशासन होता है, उसी तरह जो है मौर्य के टाइम पे, मौर्य काल के टाइम पे भी प्रशासन किया जाता था। लेकिन उस टाइम जो है गणतंत्र था, मतलब राजा जो है नियंत्रित करता था सारे प्रशासन को, ठीक है। आज लोकतंत्रात्मक है समाज और उस टाइम जो है गणतंत्र था, ठीक है। तो केंद्र के प्रशासन को देखेंगे, केंद्र पे किस तरह से प्रशासन किया जाता था, प्रांत पे किस तरह से होता था, नगर पे, जिला में प्रशासन कैसा रहा है, और ग्राम और स्थानीय प्रशासन जो है किस तरह से रहा था उसको देखेंगे। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि उसकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी, न्याय व्यवस्था कैसी रही है, ठीक है, समाज कैसा रहा है और वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी रही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम केंद्रीय प्रशासन को, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि राजा जो है सर्वोच्च होता था, तो सर्वोच्च पदाधिकारी जो है मौर्य शासन में था वो था राजा। तो सारी चीजों को जो है नियंत्रित करता था वो था आपका सम्राट। ये जो है जो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, इन सबका प्रधान भी जो है कौन होता था, वो होता था आपका सम्राट या जो राजा होता था, ठीक है। अब राजा है तो उसकी सहायता के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो उस राजा की जो सहायता के लिए जो है क्या बनाया गया था, एक मंत्री परिषद बनाए गए थे, ठीक है, मंत्री परिषद बनाया गया था। और जो इस मंत्री परिषद में जो प्रमुख मंत्री होते थे, ठीक है, प्रमुख मंत्री होते थे, उनको कहा जाता था तीर्थ। तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीर्थ मौर्य काल के टाइम पे, मौर्य प्रशासन के टाइम पे तीर्थ क्या थे, ठीक है। तो तीर्थ जो मंत्री परिषद के प्रमुख जो मंत्री होते थे उनको जो है क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था, ठीक है। एक क्वेश्चन। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखिए, जो कौटिल्य है, जो चाणक्य है, उनकी जो बुक थी अर्थशास्त्र, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अर्थशास्त्र जो है प्रशासन से संबंधित जो नियम है उनको उसमें उल्लेख किया गया था। तो जो कौटिल्य है उन्होंने अपनी बुक में अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन किया। 18 तीर्थ मतलब 18 जो है प्रमुख जो मंत्री थे उनके बारे में बताया है। तो उसमें से हम जो है 18 मंत्रियों को, तीर्थों को हम याद नहीं रखेंगे, हम उन चीजों को देखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहला जो हम तीर्थ देखेंगे वो है आपका पुरोहित। तो पुरोहित तो आप सभी को पता है कि ये जो है धर्म और ज्ञान दान विभाग का जो प्रधान होता था उसको जो है पुरोहित कहा जाता था। दूसरे तीर्थ की बात करें समाहर्ता, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। समाहर्ता तो ये जो है आय के जो संग्रहणकर्ता का जो प्रधान होता था, आय के संग्रह करता था, उसको कहा जाता था समाहर्ता। तीसरी चीज आपको याद रखनी है सन्निधाता। सन्निधाता क्या होता था, जो राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था उसको सन्निधाता कहा जाता था। तीसरा आपको याद रखना है सीता अध्यक्ष। क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं सीता अध्यक्ष से, तो हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो है राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको कहा जाता था सीता अध्यक्ष। ठीक है, पन्या अध्यक्ष से क्वेश्चन आया था। पन्या अध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग का जो प्रधान होता था उसको पन्या अध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है, और प्रदेष्टा जो न्यायालय फौजदारी न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश होते थे उसको जो है प्रदेष्टा कहा जाता था। ठीक है, तो इन सारे जो तीर्थ हैं उसको आपको याद रखना है। काफी क्वेश्चन पूछा गया, मेनली जो है समाहर्ता, सन्निधाता, सीता अध्यक्ष, ये जो है क्वेश्चन जो है यहाँ से ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, उस टाइम पे जो है गुप्तचर व्यवस्था थी, जैसे सीबीआई है, उसी टाइम पे जो है मौर्य शासन के टाइम पे गुप्तचर व्यवस्था थी। और इसके बारे में जो है अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताया है कि गुप्तचर कौन कौन से थे, जैसे कि आपका स्पर्श था, चर था, संचार थे, दूत, गढ़, पूरी संस्था, ये सारे जो है क्या थे, गुप्तचर थे। ठीक है, तो इनमें क्या था कि संचार और मेनली जो है आपको जो है संचार जो है, ठीक है, और संस्था याद रखनी है। तो जो संचार होते थे वो घुमंतु गुप्तचर थे। ठीक है, जो घूम घूम के जो है गुप्तचर का जो काम करते थे वो थे संचार, और संस्था जो है एक ही जगह पे बैठ के जो गुप्तचर के काम करते थे वो होती थी संस्था। ठीक है, और ये सारे जो है गुप्तचर के ही नाम हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तीसरी चीज ये एक तीर्थ है, याद रखिएगा। आप याद रखिएगा, अगर तीर्थ अगर मैं बोलूं तो मतलब क्या है कि जो मंत्री परिषद के जो प्रमुख मंत्री हैं उनके बारे में मैं उल्लेख कर रही हूँ मौर्य शासन का। ठीक है, तो पोतवा अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो जो तौल मान के जो प्रभारी होते थे उनको जो है पोतवा अध्यक्ष कहा जाता था मौर्य काल में। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है रज्जुक। जो रज्जुक क्या थे, तो रज्जुक मेनली देखिए जो मौर्य शासन के जो अधिकारी होते थे, जो अधिकारीगण थे, उनको जो है रज्जुक कहा जाता था। ठीक है, तीर्थ होते थे जो मंत्री परिषद में तीर्थ जो होते थे, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीर्थ जो होते थे वो क्या होते थे, जो मंत्री परिषद में जो प्रमुख मंत्री होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। लेकिन जो रज्जुक होते थे वो कौन होते थे, तो जो मौर्य शासन के टाइम पे जो अधिकारी गण होते थे उनको रज्जुक कहा जाता था। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखना है। और जितना यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो तीर्थ बताए गए हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो है यहीं से जो है आपके बनते हैं। ये हो गया आपका केंद्र का। अब आगे हम देखते हैं जो है प्रांतीय प्रशासन किस तरह से, जो राज्यों में जो है जिस तरह से प्रशासन होता था उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो प्रांत होती थी वो जो है प्रशासन की सबसे बड़ी जो है क्या होती थी, इकाई होती थी। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई होती थी। अगर केंद्र अगर आप सोचे तो केंद्र नहीं थी, क्या थी, प्रांत थी सबसे बड़ी इकाई, और सबसे छोटी जो थी वो ग्राम थी। और यहाँ पे एक टर्म याद रखिएगा, चक्र। ठीक है, चक्र क्या होता है, जो प्रांत होते थे, राज्य होता था, उसको जो है उस टाइम पे मौर्य काल के टाइम पे चक्र कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। और जो प्रांत थे वो 5 भागों में विभाजित थे। ठीक है, पांच प्रांत में जो है विभाजित किया गया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने उन प्रांत के नामों को लिखा है और यहाँ मैंने उससे संबंधित राजधानी को लिखा है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम प्रांतों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपकी क्या है, प्राची। ठीक है, प्राची का जो राज्य की जो राजधानी थी वो थी आपकी क्या, पाटलिपुत्र। ठीक है, जो पटना है वो जो है प्राची की राजधानी थी। कलिंग की राजधानी थी तोसली। याद रखिए, जो कलिंग है वो प्रांत बना था जब अशोक का जब शासन काल आया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है कलिंग को प्रांत बनाया गया था। क्लियर है।
आगे देखिए अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है। नेक्स्ट जो है उत्तरापथ और दक्षिणापथ। तो उत्तरापथ प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, ये मौर्य काल का जो है प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा है तक्षशिला, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था। और दक्षिणापथ याद रखिएगा, दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो थी सुवर्णगिरी। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए प्रांतों का जो शासन था वो जिन अधिकारी पदाधिकारियों द्वारा किया जाता था उसको कहा जाता था कुमार और आर्यपुत्र। ठीक है, कुमार भी कहते थे या फिर इसको आर्यपुत्र भी कहा जाता था, जैसे अगर आप अभी समझ सकते जो मुख्यमंत्री है प्रांत में। ठीक है, तो उस तरह से जो है उस टाइम पे जो है कुमार थे या इसी को आर्यपुत्र कहा जाता था, जिनके माध्यम से प्रांतों में जो है शासन होता था। अब प्रांतों को जो क्या किया गया था, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जब भी आप भी अभी देखते होंगे प्रांत जो है, राज्य जो है बहुत से डिस्ट्रिक्ट में जो है विभाजित होते हैं। तो मौर्य काल में इन जिला जो है इस डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था, विषय कहा जाता था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जिला को क्या कहा जाता था, विषय कहा जाता था। क्लियर है, जिला को क्या कहा जाता था, विषय। और इसको ध्यान रखिए जो इसका प्रमुख था, विषय का प्रमुख जो होता था वो होता था विषयक। तो ऐसे ही जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए जो है नगर प्रशासन को देख लेते हैं, नगरों में जो है प्रशासन किस तरह से होता था। तो जो मेगास्थनीज की जो बुक है आपकी, ठीक है, इंडिका बुक में जो है मेगास्थनीज के अनुसार ये बताया गया है कि 30 सदस्यों वाला जो है एक मंडल बनाया गया था और उस मंडल के द्वारा ही जो है नगरों का जो है प्रशासन जो है संचालित होता था। और इसमें जो है 6 समितियां थी। ठीक है, 6 समितियां थी और हर एक समिति में जो है 5 सदस्य होते थे और टोटल जो है 30 सदस्य होता था और होते थे, और इससे जो है नगर का प्रशासन चलाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जितनी समितियां थी उनको लिखा हुआ है और उनके कार्यों को लिखा है। तो अगर हम समिति की बात करें तो समिति अगर आपको याद रहता है तो कार्य आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो शिल्प और औद्योगिक कला से अगर संबंधित समिति है तो वो क्या देखेगी, जो उद्योग शिल्पों का जो है निरीक्षण करेगी। वैदेशिक जो है वो विदेशियों से संबंधित समिति है, तो विदेशियों की गतिविधि को देखेगी। जनगणना है तो जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना समिति से जो है आपके मौर्य काल में। तो ध्यान रखिएगा इसके कार्य क्या होते हैं, तो जन्म मरण का जो लेखा जोखा है वो जो है इससे संबंधित है। वाणिज्य समिति की अगर बात करें तो व्यापार का जो देखभाल करते थे वो थे। वस्तु निरीक्षण तो स्पष्ट है कि निर्मित जो वस्तुएं हैं उनके विक्रय से संबंधित होगा। कर समिति की बात करें तो बिक्री कर की जो वसूल करना था वो जो है क्रय कर समिति के अंतर्गत आता था। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो एक टर्म आता है, वो टर्म याद रखिएगा वो है सक्रिय। ठीक है, उस टर्म को याद रखना है आपको, टर्म है सक्रिय। अब ये सक्रिय क्या होता था, तो नगर जो होते थे, ठीक है, तो नगर में क्या होता था, अगर कोई आपराधिक गतिविधि होती थी, ठीक है, तो उसके दमन के लिए नगरों में जो है एक व्यवस्था की गई थी, पुलिस व्यवस्था। और इसी पुलिस व्यवस्था को ही जो है, पुलिस को ही क्या कहा जाता था, सक्रिय कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब जो है हम स्थानीय या जो ग्राम प्रशासन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इससे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सर्वप्रथम जो है स्थानीय प्रशासन जो है किस काल में देखने को मिलता है। ठीक है, ग्राम प्रशासन या स्थानीय प्रशासन सबसे पहले किस काल में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि मौर्य काल में जो है सबसे पहले जो है स्थानीय प्रशासन जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो आज आप देखते होंगे नगर पंचायत है, ये सारा जो है सबसे पहले कहाँ देखने को मिला है हमें, कहाँ से शुरू हुई है, तो मौर्य काल से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ग्राम क्या होती थी, सबसे छोटी इकाई होती थी और जिसका प्रमुख कौन होता था, तो वो होता था ग्रामिक। ठीक है, ग्रामिक देखिए मेनली याद रखिएगा जो ये जो है कोई राजकीय अधिकारी नहीं होता। जैसे आज हम देखते हैं कि पंचायत है, ठीक है, उसमें पंच सरपंच चुने जाते हैं, नगर पंचायत है उसमें पार्षद चुने जाते हैं, तो ये जो है जनता जो है चुनती है, तब जो है आपके पंच बनते हैं,
सरपंच बनते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो है उस टाइम पे जो है जनता जो है के चुनाव से जो है क्या होता था, ग्रामीण का निर्वाचन होता था या चुना जाता था, ठीक है। ग्रामीण से ऊपर ध्यान रखिए गोप होता था। गोप क्या है देखिए, ग्रामीण जो है एक ग्राम का प्रमुख जो होता था वो होता था आपका ग्रामीण, ठीक है। अब क्या होता था कि 5 से 10 गांव को मिला दिया जाता था, ठीक है। और 5 से 10 गांव को मिलाने के बाद उसका एक प्रमुख नियुक्त किया जाता था जिसको कहा जाता था गोप। तो गोप जो है ग्रामीण से क्या होता था, ऊपर होता था, ठीक है। तो याद रखिएगा गोप जो है 5-10 गांव को मिलाने के बाद जो है एक प्रमुख बनता था जिसको गोप कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब मौर्य काल में जो है कुछ गांवों की चर्चा की गई है। गांवों को जो है टैक्स के आधार पे जो है उसको बांटा गया था कि कौन से गांव को जो है किस नाम से जाना जाएगा। तो 3 हमें गांवों का मेनली उल्लेख मिलता है, एक परिहारक, हिरण्य और वशिष्ठ। तो परिहारक क्या होते थे, जो टैक्स युक्त जो गांव होते थे उनको कहा जाता था परिहारक। हिरण्य की बात करें, हिरण्य क्या होता था, तो जो अनाज और स्वर्ण के रूप में जो कर देते थे, ठीक है। ऐसे गांव होते थे जो मुद्रा के रूप में नहीं, अनाज या स्वर्ण के रूप में जो है टैक्स को देते थे, उन गांवों को हिरण्य कहा जाता था। विशिष्ट होता था जो बेगार करने वाले थे, उन गांवों को जो है विशिष्ट कहा जाता था। क्लियर है, ये हो गया प्रशासन। यहाँ पे याद रखिएगा, ये मैंने लिखा हुआ है कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है मौर्य काल में जो है कौन था, तक्षशिला था। अभी मैंने आपको ऊपर ये बताया है, ठीक है। चलिए अब हम जो है आगे जो है हम देख लेते हैं सैन्य व्यवस्था को, कि मौर्य काल के टाइम पे जो है सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो सैन्य व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रमुख जो होते थे इस टाइम पे सेना के, वो थे सेनापति, ठीक है। सेनापति थे। मौर्य जो है सैन्य व्यवस्था जो है 5 भागों में बटी हुई थी। 5 तरह से मतलब सैनिक थे। एक तो पैदल सैनिक थे, दूसरे अश्व में जो सवार थे वो सैनिक होते थे, हाथी में सवार सैनिक होते थे, रथ, और एक होती थी नौसेना। तो इस तरह से 5 भागों में जो है सैनिकों को बांटा गया था। एक अंतपाल देखिएगा, अंतपाल जो है सैन्य प्रबंधन की जो देखरेख करता था, ठीक है, उसको जो है अंतपाल जो है कहा जाता था, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं न्याय व्यवस्था। अगर न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था में प्रमुख जो होते थे वो थे आपके न्यायाधीश, ठीक है। न्याय जो है देखिए बहुत कठोर थी। इसमें जो है मेनली न्याय की जो विशेषता थी या उसका उद्देश्य जो होता था सुधारने के लिए नहीं बल्कि आदर्शवादी था। मतलब सुधारवादी ना होकर क्या था, आदर्शवादी था। और ये जो न्याय थी वो मेनली 4 आधार पे दी जाती थी। एक तो धर्म के आधार पे न्याय किया जाता था, दूसरा एक तो उनके व्यवहार को देख के न्याय किया जाता था, उनके कैरेक्टर को देख के, और राजा की जिस तरह से आज्ञा होती थी उस तरह से जो है न्याय किया जाता था। तो न्याय व्यवस्था जो है आदर्शवादी थी, ठीक है। न्यायालय जो है बनाए गए थे, न्याय व्यवस्था के लिए न्यायालय बनाए गए थे। तो सेंट्रल पे जैसे होता है सुप्रीम कोर्ट, उस तरह से वहां पे संग्रहण था। फिर जो है प्रांत में देखा जाए तो द्रोणामुख था, ठीक है। अगर जिला पे नगर पे आते हैं तो जनपद न्यायालय था, और ग्राम पे जो न्यायालय थी वो थी ग्राम न्यायालय जो सबसे छोटी थी। एक टर्म यहाँ पे याद रखिएगा, व्यवहारिक, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, व्यवहारिक। व्यवहारिक क्या था, तो जो नागरिक थे वहां के जितने लोग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत हो जाती, कोई परेशानी हो जाती है, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक अधिकारी के रूप में जिन नियुक्त किया जाता था उसको कहा जाता था व्यवहारिक। तो जो जितने भी नागरिक मामले हैं उनको हल करते थे कौन, तो व्यवहारिक, ठीक है। ये 2 भागों में बटे हुए थे। जो है आपकी न्याय जो व्यवस्था थी उसको 2 भागों में बांटा गया था, एक धर्म स्थायी और एक कंटक शोधन, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, धर्म स्थायी और कंटक शोधन, ठीक है। न्याय व्यवस्था जो थी, तो धर्म स्थायी क्या हुई थी, तो धर्म स्थायी में क्या किया जाता था कि नागरिकों के पारस्परिक मामलों का निपटारा किया जाता, ठीक है। न्यायालय थी तो न्यायालय को क्या कर दिया गया था, 2 भाग में बांट दिया गया था।
एक में धर्म स्थायी और एक को कंटक शोधन कहा गया था। तो नागरिकों की जो पारस्परिक जो मामले थे उसका निपटारा कहाँ होता था? धर्म स्थायी में। और जो कंटक शोधन तो जो राज्य और नागरिक के मध्य जो मामले होते थे उसका निपटारा कहाँ होता था? तो कंटक शोधन में। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। मतलब जो नागरिक हैं, दो लोग हैं, वो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उनके संबंधित जो मामले होंगे वो धर्म स्थायी में हल किए जाएंगे। और जो राज्य और नागरिक के मध्य जो भी मामला होगा, जो उनके विचारों का जो निपटारा है वो कहाँ किया जाएगा? तो कंटक शोधन में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कुवचन या मानहानि है, मारपीट संबंधी मामले भी जो है धर्म स्थायी न्यायालय में लाए जाते थे। ठीक है, तो कुवचन, मानहानि, मारपीट, जिन्हें क्या कहा जाता था? पाक पारुष्य या दंड पारुष्य जो है कहा जाता था। ठीक है, जो कुवचन से झूठ जो बोल रहे हैं, या मानहानि है, या मारपीट है, तो ये सारे मामले जो है धर्म स्थायी में आए जाते थे। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। इसको जो है आपको जो है यहाँ से जो है काफी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम जो है पॉइंट टू पॉइंट चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था जो है क्या थी? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पे आधारित थी। ठीक है, किस पे आधारित थी? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। यहाँ पे याद रखिएगा एक टर्म है वार्ता। वार्ता याद रखिएगा, जो कृषि है, पशुपालन है और वाणिज्य है, इन सबको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। ठीक है, दो टर्म याद रखिएगा, भाग और बलि। भाग और बलि क्या थे? तो ये जो है राजस्व के स्रोत थे मौर्यकाल के टाइम पे। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रमुख व्यवसाय की बात करते हैं। तो प्रमुख व्यवसाय था आपका मौर्यकाल में कृषि। ठीक है, क्या था? कृषि। तो कृषि जो है ये जो है आय के भी प्रमुख स्रोत रहे हैं कृषि। सीताध्यक्ष, जो राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले जो प्रधान अधिकारी होते थे। प्रमुख उद्योग की अगर बात करते हैं तो वस्त्र थे, जैसे सूती वस्त्र के लिए जो प्रमुख क्षेत्र रहे हैं वो है आपके वाराणसी है, वत्स है, महिष्मती है, पुंद्र है और कलिंग है। क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, कि मौर्य काल में जो है सूती वस्त्र के लिए जो केंद्र रहे हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया था और उसमें से एक ऑप्शन नहीं था, तो ये पता होना चाहिए कि केंद्र कौन कौन से थे। तो वाराणसी, वत्स, महिष्मती, पुंद्र और कलिंग। विदेशों से व्यापार होता था, तो किन किन से व्यापार होता था? तो रोम से व्यापार हुआ है, फ्रांस से, लंका से, सुमात्रा से, जावा है, मिस्र है, सीरिया है, बोर्निया है। ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिस टाइम मौर्य के काल के टाइम पे यहाँ पे विदेशी व्यापार होता है। सिक्के की बात करते हैं तो गोल्ड का सिक्का चलाया जाता था, सिल्वर का और कॉपर का। इम्पोर्टेंट है, या ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि बंदरगाह को, तो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो बंदरगाह जो है वो कौन सा था? तो भड़ौच था। मौर्य काल में जो है बंदरगाह कौन सा था? भड़ौच था। ठीक है, अदेव मात्रक याद रखिएगा। अदेव मात्रक क्या था? तो बिना वर्षा के जो उपजाऊ भूमि होती थी उसको जो है अदेव मात्रक कहा जाता था। सीता जो है, जो सरकारी भूमि होती थी उसको सीता कहा जाता था। एग्रोनॉमी जो है, मार्ग निर्माण जो अधिकारी होते थे उनको जो है एग्रोनॉमी कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टैक्स चोरी करने वालों को जो है मृत्यु दंड दिया जाता था। मौर्य काल के टाइम पे पूछा गया था कि किसके टाइम पे जो है टैक्स करने वालों को जो है मृत्यु दंड दिया जाता था? तो मौर्य काल के टाइम पे। क्लियर है? आगे चलिए देखते हैं मौर्यकालीन समाज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपको अर्थव्यवस्था समझ आ गई होगी। टर्मोलॉजी जो है आपको याद रखनी है, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो मौर्यकालीन समाज के बारे में जो है कहाँ डिस्कस किया गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसके बारे में बताया गया है, और मेगास्थनीज
की जो इंडिका है उसमें जो है, इंडिका जो बुक है उसमें जो है मौर्यकालीन समाज के बारे में बताया गया है। और मेगास्थनीज ने जो है मौर्यकालीन समाज को जो है 7 भागों में बांटा है। सभासद, कारीगर, दार्शनिक, सैनिक, निरीक्षक, अहीर और किसान। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडिका बुक है मेगास्थनीज की उसमें जो है मौर्य कालीन समाज को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 7 भागों में। ठीक है, वर्ण व्यवस्था याद रखनी है। वर्ण व्यवस्था मतलब आधारित थी जो मौर्य समाज थी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त था ये। सबसे बड़ा दर्जा जो है ब्राह्मण का था, फिर क्षत्रिय का, फिर वैश्य का और फिर शूद्र का था। ठीक है, अर्थशास्त्र में ये जो है सभी वर्णों के लोग जो है सेना में भर्ती होते थे, मतलब जितने भी वर्ण, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी जो है सेना में भाग लेते थे। ठीक है, इस टाइम पे विवाह के लिए भी उम्र निर्धारित की गई थी, तो जो इसके बारे में और ये भी जो है अर्थशास्त्र में जो है बताया गया है। तो फीमेल के लिए जो थी, जो गर्ल थी, उनके लिए जो है 12 साल थी विवाह की उम्र, और जो बॉय थे, लड़के थे, उनके लिए विवाह की उम्र जो है 16 वर्ष थी। यहाँ पे याद रखिए पर्दा प्रथा और सती प्रथा, इसका उल्लेख जो है मौर्यकालीन समाज में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे जो है पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कोई भी चीज नहीं थी। आगे देखते हैं, पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। ठीक है, और इसके बारे में कहाँ बताया गया है, तो अर्थशास्त्र जो आपके कौटिल्य की बुक है उसमें ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ रखिए एक बुक है मनुस्मृति। ठीक है, मौर्य काल के टाइम पे जो है बताया गया है। मनुस्मृति में ये कहा गया है कि पुनर्विवाह जो है वर्जित था। क्लियर है, तो इस दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। मोक्ष है, मोक्ष का शब्द, मोक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है मौर्यकालीन समाज में। तो इसका मतलब ये था जो डिवोर्स होते थे, ठीक है, विवाह विच्छेद के लिए जो है मोक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये कौटिल्य है, उन्होंने जो है इस शब्द को इस्तेमाल किया है कि मौर्यकालीन समाज में जो है तलाक को क्या कहा जाता था, डिवोर्स को क्या कहा जाता था, तो मोक्ष कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं जो वेश्यावृत्ति होती थी। ठीक है, तो वेश्यावृत्ति को जो है मौर्य काल के टाइम पे राजकीय संरक्षण प्राप्त था, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी वेश्या थी मौर्य काल के टाइम पे जो है वेश्या को जो है क्या कहा जाता था, तो ये था रूपा जीवा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है कि वेश्याओं को जो है, वेश्या को जो है मौर्य काल के टाइम पे रूपा जीवा कहा जाता था और इनको जो है राजकीय संरक्षण प्रदान था। दास प्रथा जो है मौर्य काल पे कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे 2 मत है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज ने जो है इंडिका में ये कहा है कि मौर्य काल के टाइम पे दास प्रथा नहीं थी, लेकिन जो कौटिल्य है उन्होंने उनकी जो बुक है अर्थशास्त्र में, उसमें उन्होंने ये बताया है कि मौर्य काल के टाइम पे 9 प्रकार की दास प्रथा का वर्णन है, 9 प्रकार के दासों का वर्णन है। ठीक है, तो ये रहा जो है आपके मौर्य काल के टाइम पे जो प्रशासन रही है, जो अर्थव्यवस्था रही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मौर्य काल और वास्तुकला जो है, मौर्य कला और वास्तुकला को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम मौर्योत्तर काल की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।